Hello everyone, my name is Swati from Chandigarh Educators. आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज जेई इलेक्ट्रिकल के लिए उसका पोस्ट कोड है 579 और इसकी सीरीज है ए सीरीज। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है जेई इलेक्ट्रिकल का वो हुआ था इन द ईयर 2017। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमसे पूछा गया है Which type of motor is used for elevators? अब ये जो हमसे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पूछी गई है। अब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि हो गया एलिवेटर्स या फिर हम इसे लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं एंड देन होइस्ट, फिर हो गया लोकोमोटिव। अब ये जो एप्लीकेशंस है ना इनमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो अब ये जो मोटर्स हैं वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर्स, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। डीसी में जो हम मोटर यूज करेंगे फॉर दीज एप्लीकेशंस वो होती है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और अगर एसी की बात की जाए तो दैट वुड बी इंडक्शन मशीन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारी एलिवेटर्स के लिए हम कौन सी मोटर यूज करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इंडक्शन मोटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंडला इज द यूनिट ऑफ। तो हमसे इसमें यूनिट की पूछा हुआ है। तो हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए कि कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। देयर आर सम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स जो कि है हमारे पास। सबसे पहला है सीजीएस, नंबर 2 है एमकेएस, नंबर 3 इज एफपीएस एंड नंबर 4 इज एसआई। और जो ये एसआई यूनिट्स होते हैं ना, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो पहला है हमारे पास वो है लेंथ एंड नंबर 7th इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स जो कि वाइडली या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। तो लेंथ का जो हमारा यूनिट होता है दैट इज मीटर। मास का होता है हमारे पास केजी। टाइम के लिए यूनिट है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। टेम्परेचर के लिए है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, जो कि हम सीडी से डिनोट करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट होता है दैट इज मोल, MOL। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि कैंडला किसका यूनिट है। तो वी कैन सी कि कैंडला जो यूनिट है वो है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। अब बाकी भी देख लेते हैं। जो ल्यूमिनस फ्लक्स है यहाँ पे, ल्यूमिनस फ्लक्स का जो यूनिट होता है दैट इज ल्यूमेंस। वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस, तो इसका यूनिट होगा हमारे पास मीटर। और फ्रिक्वेंसी का यूनिट होगा हमारे पास हर्ट्ज। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ चोक इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो अब इसमें ये जो दिख रहा है हमें, दिस इज द बेलास्ट। इस बेलास्ट को हम चोक भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि चोक का फंक्शन क्या है। तो चोक का फंक्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट। फिलामेंट लैम्प्स ऑपरेट नॉर्मली एट अ पावर फैक्टर ऑफ। अब जो हमारी फिलामेंट लैम्प होती है दिस इज रेजिस्टिव इन नेचर। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टिव नेचर का हमारे पास लोड होता है उसके लिए जो पावर फैक्टर होता है दैट इज यूनिटी। और बात कर लेते हैं, अगर हमारा लोड यहाँ पे होता इंडक्टिव तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता,
हमारा पावर फैक्टर होता लैगिंग। और अगर हमारा लोड होता कैपेसिटिव तो हमारा पावर फैक्टर होगा लीडिंग। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फिलामेंट लैम्प इज रेजिस्टिव इन नेचर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर इज यूनिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय। तो अब ये जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट हीटिंग की। अब इनडायरेक्ट हीटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हीटिंग है ये डायरेक्ट नहीं हो रही है, राइट? मतलब जो हमारी हीटिंग है और जो हमारा जो भी कंडक्टर होगा जिसे हमें हीट करना है, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। सीधी सी बात है, कंडक्शन तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि जब हम कंडक्शन करते हैं तो जो कंडक्शन हमारा प्रोसेस होता है कंडक्टर होगा और हम उसे जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं दे विल बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन हमारी आती है इसमें इनडायरेक्ट हीटिंग में, जिसमें कि हमारी जो हीटिंग होती है वो टेक प्लेस करती है विदाउट टचिंग ईच अदर। इसमें कांटेक्ट नहीं होता हमारा कंडक्टर और जो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होगा। सो आंसर वुड बी रेडिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मटेरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट फॉर अ फर्नेस शुड हैव। अब ये जो हीटिंग एलिमेंट है फर्नेस का, इसके बारे में हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, राइट? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो इन प्रॉपर्टीज को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड वन इज लो temperature coefficient of resistance. Fourth is free from oxidation. Fifth is high, and seventh is economical. तो ये रही हमारी प्रॉपर्टीज हीटिंग एलिमेंट की। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शंस में हमारे पास हायर मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो जो हमारी हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, मेन यहाँ देखिए हमारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उसमें दोनों ही ऑप्शन गिवन है। तो हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट वुड बी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर हम आंसर की से भी चेक करेंगे ना, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन गिवन था इस क्वेश्चन के लिए वो गिवन है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है और फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is which type of building requires consumable electrodes? तो अब हमें इसमें वेल्डिंग की प्रोसेसेस के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हमारे जो मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं दे आर परमानेंटली जॉइंट बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय पासिंग करंट। अब हमसे क्या पूछा गया है? इट रिक्वायर्स कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है हमारी, इसमें हम यूज करते हैं मेटल पार्ट्स जो कि कंज्यूमेबल नहीं होते हैं, ओके। और हम इसमें करंट पास करवाते हैं ताकि जो हमारा मेटल पार्ट्स हैं उसमें हीट जनरेट होगी और दे विल बी इजिली जॉइन।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी आर्क वेल्डिंग की तरफ। अब जो आर्क वेल्डिंग है, इसमें हम यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क टू क्रिएट हीट, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। दिस इज आर्क वेल्डिंग। ये जो देख सकते, दिस इज इलेक्ट्रोड। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, जो कि है हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रोड की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है और ये हमारा मेटल है। जब हमारी इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो इट विल जॉइन द मेटल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारी टिग, TIG। So TIG, this stands for tungsten inert gas। अब जो ये टिग वेल्डिंग होती है, ये हमारी आर्क वेल्डिंग का एक प्रोसेस है, जिसमें कि हम यूज करते हैं दो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। वो अपनी इसके साथ, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा MIG, मिग वेल्डिंग। दिस स्टैंड्स फॉर मेटल इनर्ट गैस। अब मेटल इनर्ट गैस है। अब हम इसका एक बार आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये है हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये एक रॉड इलेक्ट्रोड केबल ली गई है, इलेक्ट्रोड केबल। और यहाँ पे हमारी ये जो रॉड है, दिस इज आर रॉड, जो कि होती है कंज्यूमेबल। और अकॉर्डिंग टू नीड, जितना हमें जितनी जो प्रोसेस टेक प्लेस होगी, ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और हम इसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ द वेल्डिंग। अब हम अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि जो हमारा मेटल इनर्ट गैस है, MIG वेल्डिंग में भी हम यूज कर रहे हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। ओके। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ वेल्डिंग रिक्वायर्स कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो हमारे जो दो ऑप्शन बन रहे हैं वो बन रहे हैं, एक तो आर्क था जिसमें हमने कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया, और सेकंड है हमारा MIG, जिसमें हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आंसर की के हिसाब से चेक करेंगे, जो हमारा आंसर प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है आर्क वेल्डिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the process of refining of metals, the impure metal is made of। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है ना, ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रहा है ये मेटल का। ये हम यूज करते हैं, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ impure metals by the use of electricity। अब जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है, ये जो होता है हमारा एनोड का, एनोड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर। जो भी हम मेटल, जिसे भी हमने रिफाइन करना है, जो भी हमारा इम्प्योर मेटल होगा, उसे दैट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली एनोड। जो हमारा एनोड है दैट वो इम्प्योर मेटल का होता है, और जो हमारा प्योर मेटल होता है दैट इज ऑफ
cathode, or we can see that cathode is actually made up of the pure metal. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है दिस लिक्विड, दिस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे दिख रही है हमारी इम्प्योरिटीज। अब ये जो इम्प्योर मेटल है, जब ये प्रोसेस अकर करेगा तो इम्प्योर मेटल की जो आयंस होगी वो हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऐसे। और जो हमारा इम्प्योर मेटल है जब वो खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा प्योर मेटल यहाँ पे हमारा कैथोड के ऊपर आ जाएगा। तो अब जो इम्प्योर मेटल है इज मेड एज, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा एनोड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In refrigeration cycle, the flow of refrigerant is controlled by। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल, लेट मी शो यू द डायग्राम। तो ये है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो अब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा, दीज आर द 4 stages ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो हमारा फर्स्टली स्टार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर से। कंप्रेसर से इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, रेफ्रिजरेंट दैट इज फ्रीऑन। ये जो फ्रीऑन है दिस वुड बी इन गैसियस फॉर्म। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये जो हमारी फ्रीऑन गैस होगी, कंप्रेसर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, राइट। तो ये गैस को कंप्रेस करेगा एट हाई प्रेशर। अब जब हम किसी, यहाँ पे ये ले लेते हैं, हम कंप्रेसर है और ये कंप्रेस कर रहा है हमारी गैस को, दिस इज अ गैस, ओके। तो अब ये कंप्रेस कर रहा है हमारी फ्रीऑन को एट हाई प्रेशर। अब उस हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर जनरेट हो जा रहा है। अब ये जो हमारी गैस है, जब ये हाई प्रेशर और एट हाई टेम्परेचर पे ये मूव करेगी टुवर्ड्स द कंडेंसर। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी डेट वाज कि हम चाहते हैं हाई प्रेशर लिक्विड, हाई प्रेशर लिक्विड, बट यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास हाई टेम्परेचर भी आ गया है साथ में। तो इस हाई टेम्परेचर को रिमूव करने के लिए हम इस गैस को पास करेंगे थ्रू कंडेंसर। अब कंडेंसर का काम क्या होगा, हमारे जो हाई टेम्परेचर गैस है यहाँ पे फ्रीऑन, वो इससे सारी की सारी हीट को रिमूव कर देगा और वो भेज देगा एटमॉस्फेयर। अब हमारा जो फ्रीऑन है, जो हमारी फ्रीऑन था गैसियस स्टेट में, अब वो कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड स्टेट। तो दिस वॉज आवर डिमांड कि हम चाहते थे कि लिक्विड स्टेट में आए हमारा जो रेफ्रिजरेंट है। अब ये यहाँ से हमने सारी की सारी हीट क्या कर चुके हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, ओके। तो अब ये हमारा प्रेशर, हाई प्रेशर लिक्विड है यहाँ पे, और जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। इसे हमने एक्चुअली सारी की सारी हीट जो है अपनी एटमॉस्फेयर की तरफ कर दी है। तो अब हमारा हाई प्रेशर लिक्विड जाएगा एक्सपेंशन वॉल्व में। अब एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन ये है टर्म, एक्सपैंड करेगा। इससे पता चल रहा है हमें एक्सपेंशन वॉल्व क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो ये किस चीज को एक्सपैंड करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल करेगा फ्लो को, या फिर ओके अनदर टर्म दैट कैन बी यूज्ड। तो ये क्या कर रहा है, हमारा हाई प्रेशर लिक्विड को एक्सपैंड कर रहा है, हाई प्रेशर को किसमें कर रहा है ये, टू लो प्रेशर लिक्विड में, लो प्रेशर लिक्विड।
एंड देन द फर्दर प्रोसेस ऐसे ही चलेगा ये। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल कौन करेगा। तो जो फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट उसको कंट्रोल करेगा दैट इज एक्सपेंशन वाल्व। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर डीसी ट्रैक्शन इज। अब जो टिपिकल वोल्टेजेस हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करते हैं दैट इज 1500 वोल्ट डीसी एंड 25 केवी एसी फॉर द मेन लाइन ट्रेन्स। जो हम कैलकाटा में यूज की जा रही है डीसी ट्रैक्शन के लिए वोल्टेज वो यूज की जा रही है 750 वोल्ट। दिल्ली मेट्रो में जो हम ओवरहेड ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वो है 25 केवी और ये है एसी में। Railways authorities purchase the power from the supply authorities and they give voltage supply of this much voltage at the substation। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1500 वोल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A uniform wire of resistance R is divided into 10 equal parts। पहले जो क्वेश्चन में गिवन होती है ना इन्फॉर्मेशन हम उसे लिख लेते हैं पहले तो। ओके तो रेजिस्टेंस आर की हमारी एक यूनिफॉर्म वायर है और उसे हमने डिवाइड कर दिया है 10 इक्वल पार्ट्स में। ये हमारी वायर थी, इसे हमने डिवाइड कर दिया है 10 इक्वल पार्ट्स में। तो हमारी जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी R/10। ये जो R/10 है ये किसकी रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। जो 10 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हर एक की रेजिस्टेंस इसकी 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 ऐसे ही जितने हमारे 10 पार्ट्स हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी है R/10 एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमने क्या किया है कि इनको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। ऐसे ही हमने कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं 10 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं हमने। अब हम जानते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आर इक्विवेलेंट जो होता है हमारा दैट इज R/N। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आता है वो होता है R/N। अगर ये सीरीज में कनेक्ट होता तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होता, वो होता NR। अब क्वेश्चन में कहा है कि ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। दिस इज आर फॉर्मूला। तो हमारा जो R डैश है जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है वो आ गया है R/10। और हमारे कितने रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, ये जो N है दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड। तो ये जो N है क्वेश्चन में गिवन है कितना 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.01 R। सो आवर आंसर वुड बी दिस। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 2 ohm resistors are connected to form a triangle। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना हमें हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो 3 हमें 2 ohm के रेजिस्टर दिया हुआ है और वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है हमें ट्राइंगल के फॉर्म। तो ये आ गया हमारा ट्राइंगल। ये हम लगा देंगे यहाँ पे 2 ohm का रेजिस्टर। अब कहा गया है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स इज। तो ये है हमारे ट्राइंगल के कॉर्नर्स। हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा गया है कि इन दो कॉर्नर्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दिस इज क्लियरली विजिबल कि ये जो 2 और 2 ओम की रेजिस्टर है ये किसमें है सीरीज में। ओके तो 2 + 2 ये हमारा कितना हो जाएगा 4 ओम। अब ये जो 4 ओम और ये जो 2 ओम है ये आ जाएगा हमारा पैरेलल में। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा ऐसे।
ये है 2 एंड दिस इज 4 ओम। अब हम जानते हैं कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल केस में उसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये R1 और R2 है हमारे। अब हम बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 4 दिस इज 6 एंड 8/6। इसको जब आप कट करोगे तो आ जाएगा 4/3। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो होगा दिस। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें गिवन है अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट्स। पहले जो इन्फॉर्मेशन है हमें गिवन है हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा सेल जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो चाहे आप ड्रॉ कीजिए या ना कीजिए बात एक ही है। तो ऐसे मैंने इसको दिखा दिया है यहाँ पे। इसे चाहे आप ड्रॉ करो या ना करो बात एक ही है क्योंकि हमें क्या कहा गया है निग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट्स। तो ये आ गया हमारा जो 2 वोल्ट्स की बैटरी है हमारी। इट इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ। ये कनेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये हमारे रेजिस्टर्स आ गए। ये है 2 ओम, ये है 3 ओम एंड ये है 5 ओम। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बिटवीन द टर्मिनल ऑफ 3 ओम। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें पूछा गया है। ओके सो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि वोल्टेज डिवीजन थ्योरम या फिर कह सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने निकालना है इसको मैं ले लेती हूँ R1 R2 R3 और ये है हमारी वोल्टेज। एग्जाम्पल हमें निकालना है R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा जिसके क्रॉस हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं वो रेजिस्टर लिख देंगे अपॉन टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय दी टोटल वोल्टेज जिसके अक्रॉस ये कनेक्ट है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा R2 की वैल्यू क्या है 3। Total resistance is 2 plus 3 is 5, 5 plus 5 is 10, multiply by 2। तो ये आ गया है हमारा 0.6 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A 200 watt and a 100 watt bulb, both meant for operation are 220 volt, are connected in series। पहले तो हम जो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक 200 वॉट का बल्ब है हमारे पास। ये है हमारा बल्ब 200 वॉट का और ये है बल्ब हमारा 100 वॉट का। ये हमने सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं अक्रॉस द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। So when connected to 220 volt supply, the power consumed by them is। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें कि हमारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है और हमें रेटिंग दी गई होगी तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ना दिस इज P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है राइट। ऐसा ही हमने फॉर्मूला अभी पीछे हमने पढ़ा किसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम टर्म्स को आर से रिप्लेस कर दें तो R1 R2 R1 प्लस R2 ये किसका फॉर्मूला था हमारा? ये था पैरेलल ऑपरेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए। तो हमारे पास जब बल्ब्स
सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और उनकी पावर रेटिंग दी गई होती है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वो हम ये वाला यूज करेंगे। ये रिमेम्बर करने की ट्रिक है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। बस ये याद रखना कि यहाँ पे जो हमने बल्ब लिए हैं वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। पर जब हम रेजिस्टर्स के ऊपर ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, तब हमारे रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड थे, वो थे पैरेलल में। ओके, तो अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 is 200 multiply by 100 upon 200 plus 100 is 300। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 by 3, that is 66.6 watt। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 66 watt। Let's move on to next question. The smallest resistance obtained by connecting 50 resistances of 1 by 4 ohm each। अब ये स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की बात की गई है, तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस पहले तो हम ऑप्टेन कैसे कर सकते हैं, दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लिए और किस में कनेक्ट कर दिए, सीरीज में। कितने रेजिस्टेंसेस है ये, 50 रेजिस्टेंसेस है। ओके, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, 1/4 ईच। तो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, एन आर। और अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4 इंटू 50। तो ये आंसर तो 50/4 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, राइट। 1/4 हमें क्या पूछा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ये वैल्यू क्या आई है हमारे पास, बड़ी वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं कि इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे हमने कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, 50 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R/M। हमारे पास यहाँ पे R कितना दिया हुआ है, 1/4। ओके, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, दिस इज 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/200 ओम। अब ये जो वैल्यू है 1/4 से कम है, राइट। 1/4 से ये वैल्यू कम है, लेकिन अगर हम 50/4 की बात करते हैं, 50/4, तो ये वैल्यू 1/4 से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इतना लंबा हमने नहीं जाना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या कहा गया हमें कहा गया है कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम ईच, मतलब 50 रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो 1/4 से तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटा ही होगा, राइट। तो अब ये ऑप्शन देखिए 50/4, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1/4, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर आता है 4/50, दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/4। देन ऑप्शन इज 200, ये तो सीधा सीधा होगा ही नहीं। तो जो लास्ट ऑप्शन बचता वो होता हमारा डी। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम इस लेंथी अप्रोच से नहीं जाना चाहते, तो लेंथी भी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो हम डायरेक्टली डी को भी टिक करके आगे बढ़ सकते थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स बाय 2%, करंट ड्रॉप हो रहा है हमारा किससे, 2% से, तो पावर डिक्रीज बाय, हमें अब इसमें फॉर्मूला जो कि पता है कि होता है पावर इज I/R। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हम पावर के लिए यूज करते हैं किस में करते हैं, सीरीज सर्किट में। अगर यही चीज हमें पावर पैरेलल सर्किट में दिया गया था तो पावर का फॉर्मूला क्या होता, V²/R। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², और I की वैल्यू कितनी दी गई है हमें यहाँ पे, तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 2²। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा, 4%। तो हमारा आंसर जो सही होगा दैट इज 4%।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 25 वॉट 220 बल्ब, ये रहा हमारा बल्ब, और एक है 100 वॉट 220 बल्ब आर जॉइंड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। तो अभी हमने डिस्कस किया कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वेयर बाई आर, राइट। अब क्लियरली विजिबल है कि हम देख सकते हैं कि आर की वैल्यू अगर कम होगी तो पावर क्या होगा, ज़्यादा, और अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पावर हमारी क्या होगी, कम। ठीक है, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमें गिवन है यहाँ पे एक बल्ब जो है हमारा वो है 25 वॉट का, और एक बल्ब है हमारा 100 वॉट का। ये भी 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, और ये भी 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, वी स्क्वेयर बाई पी। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे 220 इंटू 220, और हमारी पावर रेटिंग कितनी है, 100 वॉट के लिए निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस कितना, 484। ओके, ये आया किसके लिए, 100 वॉट के लिए। और अगर हम सेकंड वाले के लिए निकाले तो आएगा 220 मल्टीप्लाई बाई 220, और पावर रेटिंग कितनी है, 25। तो हम ये आ जाएगा R इक्वल्स टू बेसिकली 484 मल्टीप्लाई बाई 4। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास, नो नीड टू एक्चुअली कैलकुलेट इट, और एक वैल्यू है हमारी ये। अब अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पावर क्या हो जाएगी, कम, राइट। पर हमें क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में, विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो पावर क्या हो जाएगी, कम, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है 25 वॉट के लिए, तो ये कम ग्लो करेगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम किसके लिए है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कम तो पावर रेटिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम किस में है, कंपैरिजन किया जाए तो वो है 100 वॉट के लिए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 100 वॉट का जो बल्ब है हमारा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, इट विल ग्लो मोर ब्राइटली। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two electric bulbs rated P1 watt, V volt, P2 watt, V volt, दोनों क्या किया गया हमें, ये जो बल्ब है कनेक्टेड है सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस V वोल्ट। ठीक है, द टोटल पावर कंज्यूम्ड इज, तो अभी हमने पीछे, मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ कि जो हमारी टोटल पावर होती है व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो क्या होती है, होती है P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, P1 P2 divided by P1 plus P2, that is D option. Okay, let's move on to next question. A capacitor opposes, तो हमारा जो कैपेसिटर होता है ये अपोज करता है किसे, इट अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। और जो इंडक्टर होता है दैट अपोजेस चेंज इन, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन वोल्टेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Two capacitors of capacitances 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series will have a total capacitance of, तो हमने जो रेजिस्टेंस पढ़ा था पैरेलल के लिए, जो अगर हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट आता है, आर इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, R1 R2 एंड R1 प्लस R2। ठीक है, और अगर सीरीज की बात की जाए तो रेजिस्टेंस का जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है,
अगर 2 रेजिस्टेंस हमें गिवन होते तो वो हो जाता R1 प्लस R2। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की। अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, CP से डिनोट करी मैं यहाँ पे, अगर हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C2। और अगर हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दे आर रिजेम्बलिंग, राइट। तो ये याद करने की ट्रिक है कि जब हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम ये वाला यूज करेंगे। हमें गिवन है 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटेंस, तो बस अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आवर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसकी जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी लगा है तो यू कैन शेयर इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू गाइस।